Hello guys, good morning to all of you. Hope you are doing well and welcome to our YouTube channel CGCE Muradabad A Journey to Excellence. Today we will discuss about temperature of the atmosphere. Under the temperature of the atmosphere, we will discuss about distribution of temperature. It is horizontal distribution of temperature and vertical distribution of temperature. इससे पहले ये हमको देखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है और वायुमंडल है वो किस तरीके से गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो दो सोर्सेस से जो है गर्म होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है जो हमारा उसका वायुमंडल का दो तरीके से बढ़ता है, एक सोलर रेडिएशन के थ्रू और दूसरा टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू। जब पृथ्वी शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से आता है उसको रिसीव करने के बाद जब गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद जब एटमॉस्फेयर की लेयर जो लोअर लेयर्स है वो पृथ्वी के संपर्क में आती है तो जो हमारा टेम्परेचर है वो इनडायरेक्टली क्या होता है, गर्म होता है, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर क्या है? इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी सब्सटेंसेस, यानी कि हम कह सकते हैं जो तीव्रता है उसमें की तीव्रता है उसको मेजर करता है। और ये ऊष्मा कहाँ से आती है? जो सन है वो क्या है, एक मेजर सोर्स है इंसोलेशन का ओवर द अर्थ सरफेस, और जो हमारी पृथ्वी है वो मेजर पार्ट जो है एनर्जी का वो सन से ही रिसीव करती है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, और हम कह सकते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है कहाँ से? पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ। तो पहला आता है, यानी कि कुछ प्रोसेस है उनके थ्रू जो है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो पहला क्या है? पहले कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। दूसरा आता है कन्वेक्शन। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर है। इस सब की वजह से भी क्या है जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो पहला है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है कि अगर हम जनरली देखें तो टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है और डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जनरली टेम्परेचर क्या है वो कम होता है। लेकिन एक नोट करने की बात यह है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इक्वेटर के ऊपर नहीं पाया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके आसपास में क्या है जो क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मेजर पार्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन क्या होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक टू द स्पेस। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो हमारा इंसुलेशन है वो इवेपोरेशन में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं होता। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम वो कहाँ पे हमको महसूस होता है और कहाँ पे देखा जाता है, जो 20 डिग्री लेटीट्यूड्स है उनके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है, मतलब 20 डिग्री लेटीट्यूड्स के आसपास में अगर हम देखेंगे 20 डिग्री लेटीट्यूड्स के पास में क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक, तो ये बात है कि जो टेम्परेचर है वो
जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, कम होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, अभी देखिए ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे हम जो कोस्टल एरिया है उससे हम आगे बढ़ते हैं, जो लैंड की तरफ अगर मूव करें तो टेम्परेचर में क्या होगा, वो वृद्धि होगी, यानी कि वो इंक्रीज करेगा। और हम देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया है वो मैरीन इफेक्ट पाया जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा हाई रेंज नहीं पाई जाती, डेली जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो कम होती है। और जैसे जैसे हम लैंड की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे क्या है, जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एक फैक्टर्स है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। उसके बाद है नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। तो नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर का है मतलब है कि जो वाटर बॉडीज है वो क्या है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती जितनी जल्दी जो हमारा लैंड है और जो धरातल है वो गर्म हो जाता है। इसका इसकी वजह ये है कि जो हमारी सूरज की किरणें हैं वो पानी के अंदर कहीं ज़्यादा डेप्थ तक चली जाती है, और जो लैंड है उसमें कुछ ही फीट तक जो है, जो हमारी सन्स रेज है वो पेनिट्रेट करती है, जिसकी वजह से जो लैंड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा वाटर बॉडीज है उनमें जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी कि जो मिक्सिंग है वो वाटर में ज़्यादा होता है। और लैंड क्या है कि स्टैटिक बॉडी है, तो लैंड में इतना जो है टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। उसके दूसरा ये है कि जो जो स्पेसिफिक हीट है वो भी जो है ज़्यादा होती है जो वाटर बॉडीज की एज कम्पेयर टू द लैंड। तो ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है ओवर द लैंड सरफेस। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अलग अलग टाइप का जो एरिया है, मान लो कहीं पर क्या है ग्रासेस है, कहीं पे क्या है बैरन लैंड है, कहीं पे क्या है फॉरेस्ट है। तो जो सबका जो एल्विडो है वो अलग अलग होता है, यानी कि कहीं वाटर बॉडीज और वाटर का जो एल्विडो है वो क्या है अलग होगा, जो फॉरेस्ट है उसका अलग होगा। तो इसकी वजह से भी क्या है जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। स्नो कवर एरिया उसका जो एल्विडो होता है वो हायर होता है। प्रिवेलिंग विंड्स, और जो हमारी हवाएं हैं वो भी जो टेम्परेचर है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी हद तक मदद करती है। यानी कि अगर हम देखें जो हवाएं गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ बहती है वो क्या है गर्म हवाएं ठंडी जो एरियाज हैं यानी पोलर एरियाज की तरफ जो बहती है वो क्या है उसका टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और जो कोल्ड विंड्स है वो जब गर्म एरिया की तरफ आती है तो क्या होता है जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो अगर हम देखें जो पोलर विंड है, पोलर स्टेलीज, वो क्या करेंगी जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर देती है, और जो हमारी वेस्टर्लीज है वो क्या करती है वो इंक्रीज करती है जहाँ वो पहुँचती है। तो ये एक फैक्टर है। ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स में क्या है काफ़ी हद तक जो है मदद करती है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम एग्जांपल के तौर पर गल्फ स्ट्रीम को ले लें, जो करंट्स है वार्म करंट जो अटलांटिक ओशन में बहती है, तो ये क्या करेगी, ये यूरोप का जो पार्ट्स है वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या क्या करेगी टेम्परेचर बढ़ा देती है। दूसरा हम सेम लेटीट्यूड्स पर अगर देखें जो लेब्राडोर करंट है वो क्या करती है वो जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर देती है। तो जो करंट्स है वो भी हमारे जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी हद तक मदद करती है। और इन फैक्टर्स से क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है। अब देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फेयर। क्या है जो टेम्परेचर है वो क्या होता है डिक्रीज करता है इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट इज 6.5 पर 1000 मीटर। कितना होता है 6.5। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है इन एग्जाम में कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, जो जनरली जो है
जो हमारा टेम्परेचर कम होता है। अब इसके कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली घटता है जब हम ऊपर के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं। एज वी मूव अपवर्ड इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर। तो ये इसके जो रीजन्स हैं, क्या क्या रीजन्स हैं, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे कि हमने बताया कि जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसकी वजह से क्या होता है, गर्म होता है, जिसकी वजह से जैसे हम जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या है वो टेम्परेचर घटता है। हायर एयर प्रेशर और डेंसिटी, और हम अगर जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें जो देखें तो जो टेम्परेचर है वो इसलिए ज़्यादा होता है कि जो वहाँ पे डेंसिटी है वो सारा जो फेनोमेना है, वेदर फेनोमेना, वो वहाँ पे ज़्यादा होता है। जो लोअर हमारा एटमॉस्फेयर होता है 30-40 फीट और मीटर तक अगर देखें तो गैसेज वो सब जो है ज़्यादा पाई जाती हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी जो है हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं ज़्यादा होता है। और अगर हम देखें जो मेजर जो गैसेस है वो भी जो है लोअर एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या है टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। किसकी बात करेंगे? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो कितने टाइप का होता है। तो पहले क्या है, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। क्या है? नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन एंड अपर एयर इन्वर्जन, अभी हम डिस्कस करेंगे। एडवेक्शनल इन्वर्जन, फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन, वर्टिकल वैली इन्वर्जन ड्यू टू वर्टिकल एयर मूवमेंट, एंड दी सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एंड थर्ड इज द मैकेनिकल इन्वर्जन। मैकेनिकल इन्वर्जन है। तो फर्स्ट है इसमें सब्सिडेंस इन्वर्जन, यहाँ पे टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव इन्वर्जन। तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन की। पहले हम देखें जो इन्वर्जन है उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कब जो है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर का टेम्परेचर इंक्रीजेज अपवर्ड अप टू फ्यू किलोमीटर्स, कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है अपवर्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो घटता है, लेकिन जो नेगेटिव लैप्स रेट है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और दूसरा है कि वार्म एयर लेयर लाई ओवर द कोल्ड लेयर एंड मे अकर्स नियर द अर्थ सरफेस, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, एंड आल्सो एट द ग्रेटर हाइट। अब ग्राउंड सरफेस में अगर हम देखें तो अकर नियर द अर्थ सरफेस और अकर्स इन द स्टैटिक एटमॉस्फेयर, अकर ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर नाइट्स इन द स्नो कवर्ड रीजन ऑफ द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स। अब इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है जिससे कि जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन होता है। क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई, क्या कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस, और जो प्रेजेंस किसका होना चाहिए, ड्राई एयर होना चाहिए नियर द ग्राउंड सरफेस। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर का जो मूवमेंट है वो स्लो होगा, अगर स्लो नहीं होगा तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है वो नहीं हो पाएगा। स्नो कवर ग्राउंड सरफेस, वो क्या, स्नो कवर ग्राउंड सरफेस। इससे क्या होगा कि जब जो स्नो कवर एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या है, जो एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं वो जो स्नो है उसके संपर्क में आती है, वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू द लेयर ऑफ अपवर्ड। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को हमको मिलेगा। अपर एयर इन्वर्जन,
अपर एयर इन्वर्जन में हम जो है दो इन्वर्जन की बात करेंगे, थर्मल अपर एयर इन्वर्जन एंड मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन। तो थर्मल अपर एयर इन्वर्जन कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर, इसकी वजह से होता है। थर्मल अपर इन्वर्जन जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है उसको क्या कर लेती है, जो ओजोन है वो ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाता है, चाहे वो नीचे की लेयर है उसकी या ऊपर की लेयर है। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। अगर व्हेन देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट, और ये कब होता है, जब वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा। क्या होगा, जब वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा एयर का, तब ये जाके वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन, सच इन्वर्जन अकर्स इन नंबर ऑफ वेज। जो मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन है वो कई तरीके से होता है। समटाइम वार्म एयर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड ड्यू टू एडहेसिव फॉर्म by friction forces to the zone of cold air, and second, the descending air warm at adiabatic rate, which is 10 degree centigrade per 1000 meter. This situation causes the existence of warm air above the cold air, occurs in middle latitudes, और ये कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जो मिडिल लैटिट्यूड्स है वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। occurs at higher height due to subsidence of air and turbulence and convective mechanism। अब आता है एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसमें देखिए हम देखेंगे फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन, क्या है फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन, एंड सेकेंड इज द सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर, एंड थर्ड वैली इन्वर्जन ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। तो यहाँ फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन की हम बात करेंगे, अकर्स इन टेम्परेट जोन ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म वेस्टर्लीज एंड polar wind in northern hemisphere. It is interesting to note that air moisture increases upward in frontal inversion while it is decreasing in other type of inversion. तो जो फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन है वो क्या है कि जो हमारा जो साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन एंड कोल्ड पोलर विंड्स, उनका जब कन्वर्जेंस होता है तो वहाँ पे क्या है, जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर के ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो टेम्परेचर है इन्वर्जन हमको देखने को मिलेगा। सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। सरफेस इन्वर्जन किसकी वजह से होगा, कॉज्ड बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, किसकी वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से होगा। सच इन्वर्जन कॉज्ड व्हेन वार्म एयर invade the area of cold air. The cold air moves into the area of warm air, and when warm air moves, such inversion is caused over continents during winter and over ocean during summer. When cold air becomes active and invade the continents during summer and over the ocean in winter, क्या है, सरफेस इन्वर्जन हमको देखने को मिलेगा। वैली इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन क्या है, जनरली अकर्स इन माउंटेनियस वैलीज, और कहाँ ये हमको देखने का, जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे हमको देखने को ये मिलता है। ड्यू टू रेडिएशन एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वो जो रेडिएशन होता है, जो वैली का जो अपर पार्ट होता है, जो माउंटेन्स का वहाँ से क्या होता है, रेडिएशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो जो एरिया है, वो जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी हवा जो क्या है करेगी, पुश करेगी नीचे की तरफ, वो जो नीचे की वैली की जो गर्म हवा है वो क्या करेगी, ऊपर को जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वैली इन्वर्जन हो जाता है। और
अक्सर हमको क्या है वहाँ देखने को मिलता है कि सिविल फॉरेस्ट यानी जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है जो वॉज इन ग्रेट डैमेज टू दी फ्रूट्स ऑर्चार्ड वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर। और वहाँ की जो फसल्स हैं उनके बर्बाद होने में जो फ्रॉस्ट है उसका काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जनरली अगर हम बात करें तो डिक्रीज है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल है। इक्वेटर से जैसे हमें पहले ही पता है कि इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल क्या होता है, जनरली घटता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टडीड विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स। इसकी वजह से होता इसके जरिए हम इसको स्टडी करते हैं आइसोथर्म्स। जो आइसोथर्म्स है वो क्या होती है, लाइन्स ड्रॉन ऑन ए मैप joining the places of equal temperature reduced to sea level called isotherm. Isotherm क्या है? The lines joining the places of equal temperature. Isotherms lines are more irregular in the northern hemisphere and these are more regular in the southern hemisphere. Isotherm closely spaced in the northern hemisphere and these are widely spaced in the southern hemisphere. On an average, अगर हम बात करें, isotherm trending from land toward the ocean, when equatorward during summer and poleward during winter. On the other hand, isotherm trending from ocean to the continents, when poleward during the summer and equatorward during the winter. तो ये क्या है, ये इसकी खासियत है। जो आइसोथर्म्स है वो क्या होती है, जिनमें बैंड है वो देखने को मिलता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, दो टाइम का जो है उसको स्टडी करते हैं, चाहे वो जनवरी है या जुलाई। दूसरा क्या होता है, जो थर्मल एनोमली है वो क्या है, ये पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। देखिए क्या है, किसी भी जो लैटिट्यूड्स है उसका एक एवरेज टेम्परेचर होता है और एक जो एक्चुअल प्लेस है उसका ऑब्जर्विंग जो टेम्परेचर है वो होता है। मान के चलिए कोई प्लेस है, उसका जो एवरेज लैटिट्यूड टेम्परेचर है वो 20 है और जो उसका एक्चुअल किसी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो 30 है, तो ये जो थर्मल एनोमली है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा वहाँ। इसका उल्टा अगर हम बात करें, मान लो किसी लेटीट्यूड से, मान लो 20 डिग्री लेटीट्यूड से वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 15 है और किसी प्लेस का जो ऑब्जर्व टेम्परेचर है वो 10 है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे निगेटिव एनोमली हमको देखने को मिलेगा, थर्मल निगेटिव एनोमली। और मान लीजिए किसी प्लेस का टेम्परेचर जो है सेम है, जो लेटीट्यूड का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर उसी के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस अनोमलस टेम्परेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।